हॉस्पिटल के बेंच पर बैठे हुए इसे 2 घंटे हो गए थे। मुसलसल हरकत करते हुए इसके लब अब खामोश थे। आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए थे। वो एक टिक सामने दरवाजे को देख रही थी। अकेलापन और इसका खौफ क्या होता है, इन 2 घंटों में इसे ये एहसास हो गया था। कुछ देर पहले तक सब ठीक था कि अचानक इसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई। वो अकेले इनको संभालते हुए परेशान थी। जब इनकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वो भागकर साथ वाली आंटी के पास आ गई। फिर इनकी मदद से वो माँ को अस्पताल ले आई। कुछ देर के बाद आंटी चली गई। तब से अब तक वो इसी पोजीशन में बैठी थी। इसका अपनी माँ के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। इसकी अम्मी और अब्बू दोनों इकलौते थे। वो भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसके अब्बू को फौत हुए 4 साल गुजर चुके थे। कुछ देर पहले डॉक्टर ने इसे बताया था कि इनके मैदे में रसोली है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा। डॉक्टर की फीस, अस्पताल के खर्चात, दवाइयों का खर्च सब मिलाकर काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती थी। मुसलसल सोचने पर भी कोई हल इसे समझ में नहीं आ रहा था। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो ये सोच इसे नाक की तरह डस रही थी। सुने, अंदर जो पेशेंट है वो आपको बुला रही है, नर्स ने इसे मुखातिब करके कहा तो इसके मुर्दा जिस्म में जैसे जान आ गई। वो जल्दी से उठने लगी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सकी। मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठने से इसके हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो गए थे। वो बड़ी मुश्किल से चलकर अंदर आई। सामने बेड पर माँ को देखकर इसका दिल चाहा वो ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दे। एक ही दिन में इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो इनके करीब आकर खड़ी हो गई। आहट पर तहमीना ने अपनी आंखें खोल दी तो इनकी नज़र किरण पर पड़ी, तो उन्होंने इशारे से इसे करीब बुला लिया। तो किरण ने अपना सर इनके सर पर रखकर रोना शुरू कर दिया। तहमीना ने इसके सर पर हाथ फेरकर इसका सर ऊंचा किया। बेटा, ऐसे नहीं रोते, देखो अब तो मैं ठीक हूँ। तहमीना ने मुस्कुराकर इसको तसल्ली दी। फिर कुछ सोचकर बोली, मेरे पर्स में एक डायरी है, इसमें जमाल साहिब का फ़ोन नंबर है, इन्हें फ़ोन करो। पहले अपने अब्बू का हवाला देना, फिर इन्हें कहना कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। फिर पता नहीं बाद में मिल सकूँ या ना। किरण, जो बहुत गौर से इनकी बात सुन रही थी, आखिरी बात पर रोने लगी। अम्मी ऐसे मत कहें, मेरा तो सोचे मैं क्या करूँगी। तहमीना ने फिर इसे साथ लगा लिया। किरण, ऐसा नहीं कहते, जाओ जल्दी से फ़ोन करके आओ। तो किरण ने साइड से पर्स उठाया और डायरी में से नंबर ढूंढने लगी। नंबर मिलने के बाद वो रिसेप्शन में आई। मुझे एक फ़ोन करना है। इसके कहने पर रिसेप्शन पर मौजूद आदमी ने फ़ोन सेट इसके आगे सरका दिया तो जमाल अहमद का नंबर मिलाने लगी। तीसरी बेल पर किसी ने फ़ोन उठा लिया। सलाम करते ही इसने जमाल अहमद के बारे में पूछा तो दूसरी तरफ से इसके बारे में पूछा गया कि वो कौन है। इन्हें बताएं कि सीर नवाज की बेटी का फ़ोन है। चंद सेकंड के बाद इसने एक दूसरी आवाज़ सुनी। हेलो बेटा, मैं जमाल हूँ, सब हरिये तो है ना? जमाल अहमद ने तफ्तीश से पूछा। तो आंसू एक दफ़ा फिर किरण की आंखों से निकलने लगे। अंकल, मैं किरण बोल रही हूँ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? अब जमाल अहमद वाकई परेशान हो गए थे। अंकल, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने कहा है कि मैं फ़ोन करके आपको बुलवाऊँ। कौन से अस्पताल में है? जमाल अहमद के पूछने पर किरण ने अस्पताल का बताया। अच्छा बेटा, मैं कुछ घंटों में पहुँच रहा हूँ, तुम परेशान मत होना और भाभी का ध्यान रखना। फ़ोन रखने के बाद वो वापस कमरे में आ गई, लेकिन तहमीना दवाइयों के ज़रिए सर सो रही थी तो वो बाहर इसी बेंच पर आकर बैठ गई। इसे यहाँ बैठे हुए काफ़ी वक्त गुजर गया, शायद 2 घंटे। इसने इर्द गिर्द देखकर जायज़ा लिया था। शायद दरमियान में इसकी आंख लग गई थी। तभी नर्स इसकी तरफ आई। बीबी, आप ऑपरेशन के लिए रकम जमा करवा दें ताकि आपकी वालदा का ऑपरेशन किया जा सके। तो किरण परेशान होकर नर्स की शक्ल देखने लगी, क्योंकि तहमीना ने इसे रकम के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इससे पहले कि किरण को जवाब देती, एक आदमी इनके पास आकर रुक गया। एक्सक्यूज़ मी, मिसिस सहमना, सगीर का रूम यही है? आने वाले ने हाथ के इशारे से पूछा। तभी इसकी नज़र किरण पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। मैं जमाल अहमद हूँ, आप किरण हो ना? इनके कहने पर किरण ने सर इस बात में हिला दिया तो आगे बढ़कर आए और इसको गले लगा लिया। इनके गले लगते ही किरण फिर से रोने लगी। नहीं बेटा, रोते नहीं, तुम तो इतनी बहादुर हो। चलो आंसू साफ़ करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जमाल अहमद ने इसके आंसू साफ़ करते हुए कहा। देखें, ऑपरेशन के लिए रकम जमा करवा दें। नर्स के दोबारा कहने पर जमाल अहमद और किरण दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। रकम कहाँ जमा करवानी है? जमाल अहमद ने नर्स से पूछा तो वो इन्हें बताने लगी। किरण बेटा, तुम यही रुको, मैं आता हूँ। चलो मुर्तज़ा। इसे कहने के बाद जमाल अहमद ने पीछे खड़े लड़के से कहा, जिसे किरण ने अब देखा था। इनके जाने के बाद किरण अंदर रूम में आ गई। तहमीना जाग रही थी तो वो जल्दी से माँ के करीब आ गई और इन्हें बता दिया कि जमाल अहमद आ गए हैं। तो तहमीना दरवाजे की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद जमाल अहमद अंदर आ गए। इनके पीछे वो लड़का भी था। जमाल अहमद को देखकर तहमीना उठने लगी तो उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। भाभी, आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी और आपने इतनी देर से मुझे इतला दी, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो फिर?
جمال احمد کی بات پر ایک تھکی سی مسکراہٹ تہمینہ کے چہرے پر آ گئی۔ بھائی صاحب مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دیر تو کف کے بعد تہمینہ نے کہا تو جمال احمد تہمینہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کرن تم لوگ باہر جاؤ۔ تہمینہ کے کہنے پر کرن نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا، پھر باہر نکل آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ لڑکا بھی حیران پریشان باہر گیا اور اس کے کچھ فاصلے پر اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈی بھی عجیب ہیں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تو کرن اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں میرا اس دنیا میں سوائے صغیر کے کوئی رشتہ نہ تھا، اور ان کے بعد جس طرح میں نے زندگی بسر کی وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اکیلی جوان بچی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب چلی جائے۔ مجھے ہر وقت کرن کی فکر رہتی ہے، میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ آج کل زمانہ کس قدر خراب ہے آپ جانتے ہیں۔ میں نے اسے کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اسے لوگوں کو پرکھنے اور ان سے ڈیل کرنے کی بھی عادت نہیں ہے۔ اس کی دنیا بس میرے تک محدود ہے۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں وہ کسی مضبوط سہارے سے بن جائے تاکہ مجھے سکون ہو۔ ایسے میں اگر میرے ذہن میں کوئی آیا تو آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کرن کے لیے کچھ کریں۔ تہمینہ نے واقعی جمال احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو جمال احمد نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھابھی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، کرن میری بھی بیٹی ہے، میں بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھوں گا اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں کرن کو اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نہیں بھائی صاحب، میں کرن کے لیے ایک مضبوط حوالہ چاہتی ہوں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے سوا میں کس پر یقین کروں۔ پلیز بھائی صاحب، میں نے بڑی مجبوری میں یہ بات کی ہے، پلیز کرن کے لیے کچھ کریں۔ تہمینہ نے روتے روتے ان سے التجا کی۔ جمال احمد مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ وہ صغیر سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ان کا دوست نہیں بھائی تھا۔ صغیر کے حوالے سے انہیں اس سے جڑا ہر رشتہ عزیز تھا۔ پھر جیسے وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ فکر مت کریں، میں آج ہی کرن اور مرتضیٰ کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ مرتضیٰ کے بارے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، وہ میرا سب سے ہونہار بیٹا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، کرن بہت چھوٹی ہے، کم از کم 8 سال کا فرق ہے، لیکن اگر احد یہاں ہوتا تو میں اس سے کرن کا نکاح کرواتا، لیکن اس وقت مرتضیٰ ہی میرے سامنے ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ جمال احمد نے تہمینہ کو دیکھ کر کہا جو ابھی تک حیران کیفیت میں جمال احمد کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب، مرتضیٰ ہو یا احد، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ میری کرن آپ کے پاس ہوگی ایک مضبوط رشتے کے حوالے سے۔ تہمینہ مسکرا دی۔ بھائی صاحب، آج جو آپ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے کیا ہے، آج کے دور میں کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ تہمینہ نے مشکور نظروں سے جمال احمد کی طرف دیکھا۔ آپ آرام کریں، میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جمال احمد باہر نکل آئے۔ انہیں باہر نکلتا دیکھ کر مرتضیٰ اور کرن بھی کھڑے ہو گئے۔ بیٹا آپ اپنی امی کے پاس بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جمال احمد نے کرن سے کہا تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈیڈی سب ٹھیک تو ہے؟ مرتضیٰ نے باپ کو پریشان دیکھ کر کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اپنا موبائل ذرا مجھے دو، اور تم اپنے دوست سے ملنے کا کہہ رہے تھے تو جاؤ مل لاؤ، لیکن 4 بجے تک لوٹ آنا۔ مرتضیٰ نے باپ کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جمال احمد کے کہنے پر مرتضیٰ نے اپنا موبائل باپ کو دیا۔ شام کو جس وقت وہ ہسپتال پہنچا تو سامنے علی اور مما کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مما آپ اور یہاں سب خیریت ہے نا؟ مرتضیٰ نے شاہدہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں جمال کا فون آیا تھا، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے ہیں، شاہدہ نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ علی کی طرف مڑ گیا۔ مرتضیٰ بیٹا میری بات سنو۔ جمال احمد کی آواز پر وہ ان کی طرف پلٹا تو وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئے۔ اس کے پیچھے شاہدہ اور علی بھی آ گئے۔ مرتضیٰ بیٹا میں جو تم سے کہنے لگا ہوں اسے دھیان سے سننا اور مجھے غلط نہ سمجھنا۔ باپ کی بات پر مرتضیٰ نے الجھن بھری نظروں سے ان کو دیکھا۔ بیٹا تم نے دیکھا ہے نا کہ بھابھی کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور دوسرا تم جانتے ہو کہ صغیر سے کتنا اٹیچ تھا۔ اتنا کہہ کر جمال احمد رک کر مرتضیٰ کا چہرہ دیکھنے لگے تو مرتضیٰ نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی بے ربط باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈیڈی آپ پلیز کھل کر بات کریں، مرتضیٰ نے جمال احمد سے کہا تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بولے بیٹا بھابھی اس دنیا میں بالکل اکیلی ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ ڈر گئی ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ کرن ان کے سامنے کسی مضبوط رشتے میں بن جائے، اس لیے میں نے ان سے تمہاری اور کرن کی شادی کی بات کی ہے۔ وہ جو اتنے غور سے ان کی بات سن رہا تھا، آخری بات پر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ واٹ ڈیڈی، اس بات سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے بکرے کے طور پر آپ کو میں ہی ملا تھا؟ کسی نے میری بیٹی کی شادی کروا دو تو آپ نے اپنا بیٹا آگے کر دیا۔ نہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں اور نہ ہی آج سے پہلے اس سے ملا ہوں، اوپر سے وہ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ غصے کی شدت سے اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا
तुम अपने डैडी की बात समझने की कोशिश तो करो। शाहिदा ने आगे बढ़कर मुर्तज़ा के बाजू पर हाथ रखकर कहा। समझूं? अभी मैं ही समझूं? समझना तो आप लोगों को चाहिए। ये कोई चंद घंटों का खेल नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं किसी समझौते के तहत जिंदगी बसर नहीं कर सकता। इतना हक तो लोग लड़कियों को भी देते हैं। डैडी, आपने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मैं क्या चाहता हूँ, मेरी पसंद क्या है? कम से कम आपसे मुझे ऐसी उम्मीद ना थी। मुर्तज़ा ने शाकी नज़रों से बाप की तरफ देखा। जमाल साहब ने नज़रें उठाकर अपने बेटे को देखा, जो इनका सबसे फर्माबरदार बेटा था। इन्हें अंदाज़ा था कि इसे दुख पहुंचा है, वरना वो कभी इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करता। लेकिन वो भी मजबूर हो गए थे और उठकर इसके करीब आ गए। मुर्तज़ा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर ये फ़ैसला किया है, तो क्या एक बाप को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बेटे से इतनी उम्मीद रखे कि वो दूसरों के सामने सुरखरू हो सके? मुझे तुम पर मान था, बस इस बिना पर इतना बड़ा फ़ैसला कर गया। मैं भाभी से वादा कर चुका हूँ। तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो, और अगर चाहो तो मेरे लफ्ज़ों की इज्जत रख सकते हो। तुम अब बड़े हो गए हो, मैं सिर्फ तुमसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तो वो तड़प कर आगे बढ़ा और इनके हाथ पकड़ लिए। डैडी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार मेरे बारे में सोचना ज़रूर चाहिए था, इसने हारे हुए अंदाज में कहा। वो इनके सामने मजबूर हो गया था। अपने बाप से इतना प्यार करता था कि इन्हें दुखी नहीं देख सकता था। इस बात का अंदाज़ा जमाल को अच्छी तरह से था। खुश रहो, सदा खुश रहो। तुमने अपने बाप की इज्जत रख ली, और मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम्हारी पसंद को भी तुम देखना आज शाकी हो। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम मेरे इस फैसले को सराहोगे। मेरे फैसले का इस दिन तुम्हें अंदाज़ा होगा, और तुम मेरे इंतहा पर फख्र करोगे। जमाल अहमद ने खुशी से इसका चेहरा चूम लिया, तो वो महज इन्हें देखकर रह गया। इनके पास खड़े अली और शाहिदा एक दूसरे को देखकर रह गए। किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो तहमीना एक टिक छत को घूर रही थी। इनकी आंखें अब भी नम थी। अम्मी, इसके पुकारने पर तहमीना ने इसकी तरफ देखा तो मुस्कुराकर इसे अपने पास बुला लिया। बेटा, बाज़ औक़ात इंसान ऐसे फैसले कर जाता है जिसका इसे गुमान भी नहीं होता, लेकिन ऐसा किस्मत में लिखा होता है। बस हालात कुछ अजीब हो जाते हैं। किरण ने उलझन भरी नज़रों से माँ को देखा, लेकिन इनका ध्यान इसकी तरफ नहीं था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे करूँगी। तुम्हारे अब्बू और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन तुम्हारे अब्बू की मौत ने मुझे डरा दिया है, और अपनी बीमारी ने मुझे इतना बड़ा फ़ैसला अचानक करने पर मजबूर कर दिया है। जमाल भाई मेरे लिए एक फरिश्ता साबित हुए हैं। उन्होंने जो किया है अपने भी नहीं करते। तहमीना ने नज़रें अब किरण पर मरकूज़ कर दी, जो इनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। आज तुम्हारा मुर्तज़ा का निकाह है। किरण के सर पर जैसे धमाका हुआ, वो एकदम खड़ी हो गई। इसको ऐसे उठता देखकर तहमीना ने इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मुर्तज़ा एक बेहतरीन लड़का है, इस जैसा तो मैं कभी भी तुम्हारे लिए ना ढूंढ पाती। आजकल के दौर में हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते, जबकि जमाल भाई और इनकी फैमिली पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करती, जमाल साहिब अंदर आ गए। भाभी, निकाह वहाँ आ गया है। मेरे साथ मैं और मेरा एक दोस्त और इनकी फैमिली है। आपकी इजाज़त हो तो निकाह शुरू करें। भाई साहब, इसमें इजाज़त की क्या बात है? तहमीना ने कहा। मुर्तज़ा जमाल वल्द जमाल अहमद किरण सगीर बिनते सगीर नवाज को बाईवज़ 5 लाख हक महर आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? निकाह हुआ ने कहा तो मुर्तज़ा ने 3 दफ़ा कबूल करके निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। साइन करते ही सब इसको मुबारकबाद देने लगे। इसने बाप की खातिर ये कुर्बानी दे तो दी थी, लेकिन अब इसका दिल चाह रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। किरण से जब मुर्तज़ा के बारे में पूछा गया तो इसने 3 दफ़ा इकरार करके अपने सारे हकूक़ इस शख्स के नाम कर दिए, क्योंकि इनकार का तो जवाब तब बनता था जब वो किसी को चाहती या इसके पास कोई चॉइस होती। इसने तो कभी इस बारे में सोचा ही ना था। इन लोगों ने इसकी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करके इस पर जो एहसान किया था, वो सारी उम्र इसका बदला नहीं दे सकती थी। जमाल अंकल ने अपने खून के रिश्तों से बढ़कर इनका साथ दिया था। साइन करने के बाद इसने माँ की तरफ देखा, वो भी इसे ही देख रही थी। शाहिदा ने आगे बढ़कर किरण की पेशानी चूम ली और जमाल अहमद ने भी इसे गले लगाकर प्यार किया। शाहिदा तहमीना के पास आई तो तहमीना ने शाहिदा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, जो एहसान आप लोगों ने आज मेरे पे किया है, मेरी समझ में नहीं आता कि किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करो। तहमीना के कहने पर शाहिदा मुस्कुरा दी। तहमीना, एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो, बल्कि एहसान तो तुमने हम पर किया है, इतनी प्यारी बेटी हमें दे दी है। शाहिदा ने प्यार भरी नज़रों से किरण को देखा, जो सर झुकाए जाने क्या सोचने में मसरूफ़ थी। अब तुम किरण की फ़िक्र करना छोड़ दो, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम सब इसका बहुत ख्याल रखेंगे।
तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शाहिदा की बात पर तहमीना मुस्कुरा दी, फिर ख्याल आने पर बोली, भाभी आपने मुर्तज़ा से पूछा तो था ना वो खुश है? तहमीना की बात पर शाहिदा एक लम्हा के लिए चुप कर गई तो जमाल अहमद जल्दी से आगे आए। अरे भाभी, नाखुश होने वाली कौन सी बात है, बस अचानक ऐसा फैसला था तो दोनों बच्चे घबरा गए। जमाल अहमद ने तहमीना को तसल्ली देने के अंदाज में कहा, फिर अली की तरफ देखकर बोले, जाओ मुर्तज़ा को बुला लाओ। तो अली बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक मुर्तज़ा और अली साथ आ गए। अब बेटा यहाँ आओ, अपनी आंटी से मिलो। शाहिदा ने इसका हाथ पकड़कर तहमीना के पास किया तो वह एहतरामन इनके सामने झुक गया। माशाल्लाह, तहमीना ने इसकी पेशानी चूम ली। सदा खुश रहो बेटा। वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। इसके अंदाज में बेजारी झलक रही थी। मुर्तज़ा यहाँ आओ बेटा, ये अंगूठी किरण को पहना दो। शाहिदा ने पर्स से अंगूठी निकालते हुए कहा तो इसने ऐसी नज़रों से माँ को देखा जैसे कह रहा हो अब इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी। शाहिदा ने किरण को साथ खड़ा किया तो मजबूरन इसने अंगूठी पकड़ ली। बेटा हाथ आगे करो। शाहिदा के कहने पर किरण ने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। मुर्तज़ा ने अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी तो सब मुस्कुरा दिए। ममा, मैं इससे बात करना चाहता हूँ अकेले में, मुर्तज़ा ने माँ से कहा तो एक लम्हे के लिए शाहिदा चुप कर गई। इसने तहमीना की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर इजाज़त दे दी। हाँ बेटा, ज़रूर करो, शाहिदा ने कहा तो मुर्तज़ा बाहर निकल गया। किरण जाना नहीं चाहती थी। इस कश्मकश में देखकर शाहिदा ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। बेटा जाओ, घबराने की वाली कोई बात नहीं। वो इसकी झिझक को महसूस कर रही थी। तहमीना ने भी कहा तो वो मजबूरन बाहर गई। मुर्तज़ा बाहर शायद इसके इंतज़ार में ही खड़ा था। इसको आता देखकर इसने कदम बढ़ा दिए। वो बाहर अस्पताल के लान में आ गया और एक बेंच के पास खड़ा हो गया। लान का ये हिस्सा निस्बतन सुनसान था। वो भी इससे कुछ फासले पर खड़ी हो गई। बैठ जाओ। मुर्तज़ा के कहने पर वो बेंच पर बैठ गई। इसकी नज़रें मुसलसल झुकी थी। मुर्तज़ा ने एक नज़र इसकी तरफ देखा, फिर अपने दोनों हाथ ट्राउज़र की जेबों में डाल लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं बात कैसे शुरू करूं। यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और ना इसमें मेरी मर्जी और खुशी शामिल है। ये सब कुछ मैंने डैडी की खातिर किया है। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है और इस मजबूरी का मैं कायल नहीं। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैंने अपनी शरीके हयात के बारे में ऐसा नहीं सोचा था जैसा तुम इससे बहुत मुख्तलिफ हो। एक बार याद रखना, ये सब मजबूरी का सौदा है। मैं इससे शादी करूंगा जो मुझे पसंद होगी, जिससे मेरे ख्यालात मिलते होंगे। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आई एम सॉरी, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वो नहायत सफाकी से बोल रहा था। कते नज़र इसके को ये अल्फाज इसके दिल को कितनी तकलीफ दे रहे थे। इसने एक नज़र भी इसकी तरफ नहीं देखा था। मुर्तज़ा ने इसकी तरफ देखा और फिर बोला, मैंने ये सब इसलिए तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। ये महज एक कागजी रिश्ता है। आई होप तुम मेरी बात समझ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर वो मुड़ गया। इसके जाने के बाद इसने नज़रें उठाकर इसे जाता देखा। अभी कुछ देर पहले वो जिस रिश्ते में जुड़ी थी और जिसको वो ठीक तरीके से महसूस भी ना कर पाई थी, वो रिश्ता शीशे की दीवार साबित हुआ, जिसके टूटने पर सारी किरचियाँ इसे अपने जिस्म में छुपती हुई महसूस हो रही थी। आंखों में आए आंसुओं ने सामने के मंजर को धुंधला दिया। इसने ज़ोर से आंखों को बंद किया और आंसू इसके गालों पर गिराए। सामने का मंजर एक बार फिर वाज़ह हो गया। वो आज से पहले इस शख्स को, जिसका नाम मुर्तज़ा जमाल था, जानती भी नहीं थी। इसने इसे देखा भी नहीं था। आज वो इसके लिए रो रही थी। इसके नाम से इसे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला था, इसके खो देने का दुख था या अपने रद्द किए जाने का, वो समझ नहीं पा रही थी। आंसू एक बार फिर इसकी गाल भगोने लगे। इसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। किसी ने तरस खाकर इसको अपना नाम दिया, फिर इस पर जता दिया। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो रोना चाहती थी, लेकिन इसी लम्हे से माँ का चेहरा दिखाई दिया तो इसने खुद पर काबू पा लिया। नहीं, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी। मैं इन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकती। इसने जल्दी से आंसू साफ किए और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए अंदर कदम बढ़ा दिए। हो गई बात। इसको अंदर दाखिल होता देखकर शाहिदा ने इससे पूछा तो वो मुस्कुरा दी। अगले दिन जब तक तहमीना का ऑपरेशन नहीं हो गया, वो सब वहीं इसके पास रहे। ऑपरेशन कामयाब हुआ था। तकरीबन एक हफ़्ता अस्पताल में रहने के बाद तहमीना को डिस्चार्ज कर दिया गया। मुर्तज़ा इसी दिन चला गया। फिर अंकल एक हफ़्ता इनके पास रहे। उन्होंने इनका मकान बेच दिया और इन्हें अपने साथ लेकर लाहौर आ गए। तहमीना ने इन्हें बहुत मना किया, लेकिन इनका कहना था कि अब वो इन्हें अकेला नहीं रहने देंगे। भाभी, कैसा लगा घर आपको? जमाल साहब ने तहमीना से पूछा। बहुत अच्छा। सबसे बढ़कर अच्छी बात तो ये है कि आप लोग हमारे पास हैं। चलो किरण बेटा, अच्छी सी चाय पिलवाओ। जमाल अहमद के कहने पर वो किचन में आ गई। वो लोग परसों ही लाहौर शिफ्ट हुए थे। डिफेंस का ये एरिया काफ़ी शानदार था। अंकल ने अपने घर के पास ही इनको लहदा घर ले दिया था। ये भी एक बंगला था जिसका ऊपर वाला पोर्शन किराए के लिए खाली था। अब वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। नीचे वाले हिस्से में मालिक मकान खुद रहते थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे, जिसके 2 बेटे अपनी फैमिली के साथ अमेरिका रहते थे। अंकल चाय।
کرن نے چائے رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ واہ بھائی، اسے چائے کہتے ہیں، مزہ آ گیا، انہوں نے کرن کو داد دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر چائے پینے لگی۔ ویسے بھابھی، اگر آپ ہمارے ساتھ رہتی تو زیادہ اچھا تھا۔ بھائی صاحب پہلے اور بات تھی، لیکن اب اچھا نہیں لگتا، انہوں نے مرتضیٰ اور کرن کے حوالے سے کہا۔ اور ویسے بھی خالد صاحب اور ان کی بیگم بہت اچھے ہیں، اور پھر آپ لوگ بھی نزدیک ہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ تہمینہ کی بات پر جمال احمد نے سر ہلا دیا اور کرن کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم یہاں ایڈمیشن لے لو، وہاں تمہاری 3rd ایئر کی کلاس ہو رہی تھی۔ جمال احمد کے پوچھنے پر کرن نے سر ہلا دیا۔ انکل، پروموشن ٹیسٹ ہونے والے تھے اور کچھ دنوں تک 4th ایئر کی کلاسیں سٹارٹ ہونے والی تھی۔ جمال احمد نے کرن کی بات سن کر انکارا، پھر کچھ سوچ کر بولے، کوئی مسئلہ نہیں، احد کے دوست کی والدہ کالج کی پرنسپل ہے، ان کے تھرو یہ کام ہو سکتا ہے۔ تمہاری تیاری تو ہے نا؟ تم بس ٹیسٹ دے دینا، تمہارا ایڈمیشن سمجھو ہو گیا۔ پرسوں سے تم کالج جانا شروع کر دینا، اور تمہارے آنے جانے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ احد یا علی تمہیں چھوڑ کر بھی آئیں گے اور لے کر بھی آئیں گے، جمال احمد نے اٹھتے ہوئے کہا تو تہمینہ اور کرن دونوں نے ممنون نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا بھابھی، میں اب چلتا ہوں، اور کرن پرسوں میں علی یا احد کو بھیج دوں گا، تم تیار رہنا۔ اوکے۔ اس کے سر ہلانے پر مسکرا کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد تہمینہ سودگی سے مسکرا دی اور کرن سے مخاطب ہوئی، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں مجھے لگتا ہے کم ہے۔ کبھی بھی مجھے یقین نہیں آتا میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے کہ اسے اتنی چاہ کرنے والے لوگ ملے ہیں، ورنہ جن حالات میں نکاح ہوا، اگر بھابھی انکار کر دیتی، بھائی صاحب نہ مانتے یا مرتضیٰ نہ مانتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ لیکن نہ صرف انہوں نے اپنایا بلکہ اتنی محبت سے اپنایا۔ میں بہت خوش ہوں، میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے۔ تہمینہ نے کرن کا منہ چوم لیا۔ تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں، ٹائم نکل رہا ہے۔ کرن نے ماں کو جاتا دیکھا تو وہیں صفحے پر بیٹھ گئی۔ امی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں قسمت والی نہیں ہوں، مرتضیٰ تو مجھے ناپسند کرتا ہے۔ واقعی انکل اور آنٹی کی چاہ بہت زیادہ تھی، جو بغیر کسی لالچ کے اس سے اتنا پیار کرتے تھے، ورنہ وہ بہت امیر تھے اور ایک امیر بہو کی خواہش کر سکتے تھے، لیکن انہیں وہ سب پیار کرتے تھے جیسے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہو۔ لیکن مرتضیٰ سے اس کا رشتہ تھا، ایک دن وہ ختم کرے گا، سب ختم ہو جائے گا، تب امی، تب آپ کو پتہ چلے گا میں بد نصیب ہوں یا خوش نصیب ہوں۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ مرتضیٰ، کیا بات ہے؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم کچھ پریشان ہو۔ رمشا نے مرتضیٰ کو مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا۔ وہ لنچ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے، کچھ خاص بات نہیں، بس ایسے ہی۔ مرتضیٰ نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ مرتضیٰ، ہم اچھے دوست ہیں، میرا خیال ہے اگر تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ رمشا نے اپنا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر رمشا کو دیکھا، پھر خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی خاموشی پر رمشا نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ ڈیڈی نے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولا تو پانی پیتی رمشا کو اچھو لگ گیا۔ جب وہ نارمل ہوئی تو حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ اس کہانی کا پارٹ 2 جلد اپلوڈ ہوگا۔ کہانی دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور نیکسٹ پارٹ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔